स्केलर वेक्टर के लिए और एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट हमें लगेगा वो है बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो चलो बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल सिमिलरिटी से इन्वेंट हुआ। तो अब अगर तुम लोग बेसिक्स देखो तो 10th में तुम लोगों ने देखा होगा सिमिलर ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे जो मैंने स्क्रीन पे दिखाए हैं ये 3 सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो तुम्हारे पास ये 3 एंगल्स दिख रहे हैं एक्स वाई जेड। यहाँ पे एक एंगल है एक्स, यहाँ पे एंगल है वाई और यहाँ पे एक एंगल है जेड। वैसे ही तुम्हें यहाँ पे 3 एंगल्स दिखाई दे रहे हैं और वैसे ही तुम्हारे पास ये एंगल 3 दिखाई दे रहे हैं। और अगर कोई भी ट्रायंगल अगर सिमिलर हो तो सिमिलर के केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग उन ट्रायंगल के साइड्स का रेशो प्रॉपरली लिख सकते हैं। तो अगर ट्रायंगल के साइड्स का रेशो लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं सबसे ज़्यादा पहले एंगल की सामने वाली साइड लिखूंगा। तो मेरे पास ये एक्स एंगल है, एक्स एंगल के सामने वाली साइड ए है तो मैं ए लिखूंगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अब मैं दूसरे ट्रायंगल की तरफ जाऊंगा। ये अगर मेरे पास फर्स्ट ट्रायंगल है तो ये मेरे पास सेकंड ट्रायंगल है, ये मेरे पास थर्ड ट्रायंगल है। तो दूसरे ट्रायंगल में एंगल में ढूंढूंगा एक्स, अब एक्स के सामने वाली साइड में ढूंढूंगा डी। तो रेशो लिखते वक्त एंगल को पहले प्रेफरेंस देना होता है, एंगल की सामने वाली साइड। तो यहाँ पे एक्स, एक्स के सामने वाली साइड ए, यहाँ पे अगर x तो x के सामने वाली साइड यहाँ पे है d, तो a डिवाइडेड बाय d इक्वल टू। अब नेक्स्ट केस में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे b, तो मैंने यहाँ पे साइड ली b तो एंगल y लिया, y के सामने b साइड है तो यहाँ पे मैंने लिया b। वही y एंगल मैंने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे हमारे पास साइड e है तो b डिवाइडेड बाय e ऐसे आ गया इक्वल टू। हम लोग ये वाला एंगल देख सकते हैं z, z के सामने वाली साइड। देखो z के सामने वाली साइड क्या है c, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे c। तो यहाँ पे भी मैं एंगल z देखूंगा, यहाँ पे z एंगल प्रेजेंट है, इसके सामने वाली साइड f है तो c डिवाइडेड बाय f। तो हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल्स में साइड्स का रेशो कांस्टेंट है, लेकिन कुछ भी मन में चाहिए वैसे साइड का रेशो हम लोग नहीं ले सकते। तो साइड का रेशो लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एंगल फाइंड आउट करो और फर्स्ट ट्रायंगल का जो एंगल लिया है वही एंगल तुम लोग सेकंड ट्रायंगल का लो। तो दोनों एंगल के सामने वाली साइड, तो x के सामने वाली यहाँ पे a तो यहाँ पे भी x के सामने वाली d, ऐसे हर एक एंगल के सामने वाली साइड का प्रॉपर रेशो लो। अगर हम लोग ऐसा ही ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 3 में लिखेंगे तो ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 3 में कैसे आएगा? देखो x के सामने वाली साइड यहाँ पे a है तो यहाँ पे अब x ढूंढो, x कहाँ पे है? तो यहाँ पे x है सर, यहाँ पे x, तो x की सामने वाली साइड देखो यहाँ पे क्या आएगी p, तो a डिवाइडेड बाई p ऐसे रेशो लिखना है। आगे देखो यहाँ पे हमारे पास है z, z के सामने वाली साइड क्या है c, या तुम लोग y भी ले सकते हैं तो y के सामने वाली साइड है b तो हमारे पास b डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे y एंगल देखा ना, तो यहाँ पे भी y एंगल देखो यहाँ पे है तो y के सामने वाली साइड q इक्वल टू, यहाँ पे नेक्स्ट जो एंगल बच गया वो एंगल होगा z। अब z के सामने वाली साइड c है तो यहाँ पे लिखूंगा c, यहाँ पे भी मैं z एंगल देखूंगा, z के सामने वाली साइड मेरे पास रहेगी r। तो सिमिलर ट्रायंगल में साइड्स का रेशो कांस्टेंट, लेकिन वो लेते वक्त हमेशा सेम एंगल चेक करें। जिस एंगल के लिए तुम लोग फर्स्ट ट्रायंगल में देख रहे हो उसी एंगल के लिए तुम लोग सेकंड ट्रायंगल में भी देखोगे। लेकिन ये रेशोज बहुत सिंपल हो जाते हैं अगर राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल प्रेजेंट है तो हम लोग रेशोज आराम से लिख सकते हैं। इसका मतलब कैसे कि सपोज मान लो कि मेरे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC और यहाँ पे मेरे पास ये एंगल 90 डिग्री प्रेजेंट है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें सपोज मैंने और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे देखो ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे भी मेरे पास 90 डिग्री एंगल आ गया तो यहाँ पे मेरे पास D बन गया, सपोज यहाँ पे बन गया मेरे पास M। तो अभी मेरे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल प्रेजेंट है। कौन सा? तो एक तो छोटा वाला जो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है जिसको मैं रेड कलर से मार्क करूँगा, देखो ये है ना, ये पहला वाला ट्रायंगल मुझे दिख रहा है जिसको हम लोग ट्रायंगल बोलेंगे ट्रायंगल DMC, ये वाला ट्रायंगल एक दिख रहा है। और बड़ा वाला ट्रायंगल तो हमें पहले से ही दिख रहा था, वो ट्रायंगल है ABC। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब ट्रायंगल सिमिलर होने की वजह से साइड्स का रेशो हम लोग ले सकते हैं। तो साइड्स का रेशो मान लो कि ये वाली साइड A है, मान लो ये वाली साइड हम लोग B मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी साइड हम लोग मानेंगे BC को हम लोग मानेंगे C, और यहाँ से यहाँ तक हम लोग मानेंगे D। तो आराम से हम लोग यहाँ पे रेशो लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने ये एंगल सेलेक्ट किया।
ठीक है, तो इस एंगल को हम लोग बोलेंगे थीटा। तो इस एंगल के सामने वाली साइड फर्स्ट ट्रायंगल में है ए डिवाइडेड बाय बड़े ट्रायंगल में है बी इक्वल टू, अब यहाँ पे ये वाली साइड हम लोग लिख सकते हैं वो है डी छोटे ट्रायंगल में, और बड़े ट्रायंगल में वही साइड है सी। एंड सिमिलरली तुम लोग ऊपर की साइड्स में भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एम सी डिवाइडेड बाय ए सी। तो ऐसे तो सिमिलर ट्रायंगल्स लिखने के लिए हमें एंगल्स का सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग प्रॉपरली एंगल सेलेक्ट करेंगे, और वो एंगल सेलेक्ट करने के बाद उस एंगल के लिए वो साइड सेलेक्ट करेंगे, और तो साइड का रेशो प्रॉपरली लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने ट्रायंगल बड़ा लिया या ट्रायंगल छोटा लिया, अगर मैंने ये ट्रायंगल बड़ा लिया, सपोज मैंने इस ट्रायंगल को बड़ा बनाया, और यहाँ पे मैंने सपोज ये एन कंसिडर किया और यहाँ पे कंसिडर किया कि पी, तो ये ट्रायंगल जो हमारे पास नया बन रहा है, तो न्यू ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है एन पी सी। इस ट्रायंगल के लिए भी रेशो चेंज होगा क्या? नहीं। तो इसमें और एक खास बात है कि रेशो इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द ट्रायंगल। तो रेशो सिर्फ एंगल पे डिपेंड करेगा। तुम लोगों ने अगर एंगल प्रॉपर सेलेक्ट किया तो उस केस में रेशो तुम्हारे पास वही मेंटेन रहेंगे। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट उन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए यूज किया। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो पहले सबसे बड़ी बात कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस में लिखे जाते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर देखो तो तुम्हारे पास ये दो राइट एंगल ट्रायंगल प्रेजेंट होंगे, और राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास हाइपोटेन्यूस प्रेजेंट होता है। हाइपोटेन्यूस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस। अच्छा, एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड फिक्स होती है क्या? बिल्कुल नहीं। एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड किस पे डिपेंड करती है? थीटा पे। तो थीटा तुम लोग एंगल कौन सा सेलेक्ट करते हो उस पे डिपेंड करता है। तो थीटा के सामने वाली साइड यहाँ पे मेरे पास अपोजिट साइड आएगी, तो थीटा के जो भी सामने साइड रहेगी वो अपोजिट, और थीटा के जो बाजू में साइड रहेगी वो एडजेसेंट साइड रहेगी। अब देखो तुम लोग इस डायग्राम में, यहाँ से मैं जब इस डायग्राम में आया तो मैंने यहाँ पे थीटा की पोजीशन चेंज करी है। तो थीटा की पोजीशन, पहले मैंने थीटा का पोजीशन ऊपर लिया हुआ है, अब मैंने थीटा का पोजीशन यहाँ पे नीचे लिया। तो नीचे लेने की वजह से अब मेरी एडजेसेंट साइड बदल गई, तो एडजेसेंट साइड अभी मेरी नीचे वाली एडजेसेंट साइड हुई। अपोजिट साइड कौन सी हुई? इसके सामने वाली। एडजेसेंट साइड कौन सी हुई? थीटा के बाजू वाली। तो एडजेसेंट साइड मतलब बाजू वाली साइड, एंड अपोजिट साइड मतलब सामने वाली साइड। ऐसे मत याद रखना हाइट, क्योंकि ये कंसेप्चुअली गलत हो जाएगा। थीटा पे डिपेंड करता है कि तुम्हारी एडजेसेंट साइड कौन सी है और तुम्हारी अपोजिट साइड कौन सी। तो थीटा अगर तुम लोगों ने चेंज किया तो थीटा के साथ ही एडजेसेंट और अपोजिट साइड दोनों की दोनों साइड्स चेंज हो जाएंगी। तो अब इसमें अगर तुम लोग देखो तो तुमको बचपन से फॉर्मूले पता है, साइन थीटा का फॉर्मूला अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। तो हम लोग यहाँ पे अपोजिट साइड को अगर हम लोग कंसिडर करें तो अपोजिट साइड को हम लोग कंसिडर करेंगे ओ, एडजेसेंट साइड को हम लोग कंसिडर करेंगे ए, हाइपोटेन्यूस का हम लोग कंसिडर करेंगे एच। तो इस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। साइन थीटा मतलब अपोजिट साइड ओ डिवाइडेड बाय एच। कॉस थीटा, cos theta adjacent side A divided by hypotenuse H, tan theta opposite side divided by adjacent side। so opposite side कितना है? O, adjacent side कितना है? A। अब ये तो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बने, और इन तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से और तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो देखो यहाँ पे तो कोसेक थीटा एक बन गया, कोसेक थीटा दैट इज 1/sin थीटा, है ना। और हमारे पास यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू प्रेजेंट है, ये देखो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू प्रेजेंट है O/H। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे H डिवाइडेड बाय O, साइन थीटा का उल्टा। ये तो कॉमन सेंस सबको पता ही होगा। इसके बाद में हमारे पास सेक थीटा आ गया। सेक थीटा अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा के केस में हम लोग अपोजिट देखेंगे तो हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, और अगर हम लोग tan थीटा देखेंगे तो उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा cot थीटा, दैट इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो वो उल्टी हो जाएगी cot थीटा के लिए, तो एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय अपोजिट साइड। तो हमारे पास टोटली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज प्रेजेंट है, लेकिन हमें 3 ही याद रखने हैं क्योंकि बाकी के 3 ऑटोमेटिकली उनका रेसिप्रोकल लेके आ जाएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हम लोग अभी 45 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट केस में अगर मुझे साइन थीटा लिखना है तो साइन थीटा मतलब साइन 45 अगर मुझे लिखना है तो साइन 45 इस केस में मैं कैसे लिखूंगा? देखो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है और ये साइड अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये एंगल 45 और ये एंगल 45 हो जाएगा, करेक्ट। तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है।
तो इस केस में हम लोग साइन 45 लिख सकते हैं। तो इस 45 के लिए हम लोग कैलकुलेशंस करने वाले हैं। तो साइन 45 मतलब क्या होगा, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। सो व्हाट इज द अपोजिट साइड, x इज द अपोजिट साइड, ये वाली अपोजिट साइड है और ये वाली इस 45 के लिए एडजेसेंट साइड है। तो अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज x√2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास साइन 45 की वैल्यू आ गई 1/√2। सिमिलरली कॉस ऑफ 45 की वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस 45 जब हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। सो व्हाट इज द एडजेसेंट साइड, x, व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज, x√2, x विल गेट कैंसिल, आंसर इज 1/√2। तुम लोग tan थीटा का भी वैल्यू लिख सकते हो। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ tan थीटा नाउ, दैट इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड। सो 45 का एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड पता है, तो tan थीटा के लिए सबसे पहले अपोजिट साइड लेते हैं हम लोग, बाद में एडजेसेंट साइड। सो x विल गेट कैंसिल 1। और tan थीटा का वन ऑफ द फेमस फॉर्मूला भी प्रेजेंट है हमारे पास, दैट इज साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो यहाँ से भी तुम लोग आंसर निकाल सकते हैं, 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, 1/√2 1/√2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1। तो इस तरह से 45 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल में जाएं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम लोग साइन थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? तो बच्चा बोलेगा हाँ, नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर ओनली एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना है तो वहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। तो इस केस में तुम लोग को यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। और यहाँ पे जब तुम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और इस 60 डिग्री के पे फोकस करोगे, अब हम लोग साइन 60 का वैल्यू लिख सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करने के लिए हमेशा तुम्हारे पास ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल दिया होगा ऐसा नहीं है। अगर रोम्बस दिया है तो रोम्बस में भी परपेंडिकुलर निकाल के राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करो। तो यहाँ पे अब तुम लोग देख सकते हो, तो ये हमारे पास ए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी a/2, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू आ जाएगी a/2। क्लियर? क्योंकि हम लोगों ने जो निकाली वाली परपेंडिकुलर है इस साइड को बाइसेक्ट करेगी। सो ये बाइसेक्ट हो जाएगी और बाइसेक्ट होने की वजह से ये a/2, ये a/2। हमारा टारगेट होगा सबसे पहले ये वाली साइड कैलकुलेट करना। तो इस वाली साइड को हम लोग कंसिडर करेंगे x। तो x साइड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ट्रायंगल अभी 90 डिग्री है, बराबर। तो हम लोग इसका नामकरण करेंगे a, b, c और इस पॉइंट को हम लोग कंसिडर करेंगे m। तो तुम लोग ट्रायंगल अभी देखो, फिलहाल ये साइन थीटा में निकाल देता हूँ। तुम लोग ट्रायंगल देखो, तो किस ट्रायंगल में देखोगे तुम लोग, ABM ट्रायंगल में देखोगे। तुमको x कैलकुलेट करना है। तो x की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनियस स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। देखो हमारे पास ऐसा प्रेजेंट है, यहाँ पे ये इस तरह से प्रेजेंट है, यहाँ पे a, यहाँ पे b, यहाँ पे m। ये वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट है a और यहाँ से यहाँ तक वैल्यू हमारे पास है a/2। तो ये वाली वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइट ऑफ द अल्टीट्यूड ऐसा भी तुम लोग बोल सकते हैं। तो इसका अगर तुम लोग कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हें अल्टीट्यूड या हाइट मिल जाएगी। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइट, √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। तो इस तरह से तुम्हारे पास ये सामने वाली साइड आएगी। तो अब मैं ये इरेज करके सामने वाली साइड की डायरेक्टली वैल्यूज लिख देता हूँ। तो ये वैल्यू हम लोगों ने निकाली √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a कैलकुलेशन की वजह से। अब जो राइट एंगल ट्रायंगल तुम्हारे पास मिल गया और तुमको अपोजिट साइड भी मिली, तो अब तुम लोग साइन 60 की वैल्यू लिख सकते हो। तो साइन 60 दैट विल बी इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड साइन 60 के सामने प्रेजेंट है मेरे पास √3 डिवाइड बाय 2a, हाइपोटेनियस है मेरे पास a, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा √3 डिवाइडेड बाय 2। अगर हमें cos ऑफ 60 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो cos ऑफ 60 हमारे पास होगा एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड 60 का एडजेसेंट a/2। तो यहाँ पे लिखते वक्त लिखना a/2 डिवाइडेड बाय a, इट विल गेट कैंसल, तो आंसर विल बी 1/2। तुम लोग tan 60 का भी वैल्यू लिख सकते हो। तो tan 60 का वैल्यू क्या होगा, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। सो व्हाट इज द अपोजिट साइड, द अपोजिट साइड इज √3 डिवाइडेड बाय 2a, एडजेसेंट साइड इज हाफ ऑफ a, कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आएगा tan 60 का वैल्यू √3। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास ये सभी की सभी वैल्यूज आ गई। तुम लोग tan 60 का वैल्यू अलग तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है वो भी तुम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन 60 डिवाइड बाय cos 60। तुम लोग वैल्यू रखो, साइन 60 की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, ये कैंसिल हो गए, तुम्हारे पास आएगा √3। क्लियर? तो इस तरह से हमें स्टैंडर्ड एंगल्स के वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने 45 और 60 डिग्री की वैल्यूज कैलकुलेट करके बताई, वैसे ही तुम लोग 30 डिग्री की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। और ये वैल्यूज ट्रायंगल की साइज पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे देखो, अगर तुम लोगों ने यहाँ पे भी देखा तो साइड कट रही है, यहाँ पे भी देखा तो साइड कटती है, यहाँ पे भी देखा तो साइड कटती है। तो ट्रायंगल का जो साइड का लेंथ है वो तो कट ही जाता है। तो इसका मतलब कितना भी बड़ा ट्रायंगल रहे, कितना भी छोटा ट्रायंगल रहा है, उस केस में ये sin 60, cos 60 और tan 60 का वैल्यू चेंज नहीं होगा। और इसका उल्टा भी हम लोग कर सकते हैं। अभी हमारे पास कैसा था कि ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल से हम लोगों ने वैल्यूज निकाली, तो हम लोगों ने ट्रायंगल की वैल्यूज से साइन थीटा कॉस थीटा कैसे फाइंड आउट करना वो देख लिया है। अब हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू से ट्रायंगल की साइड से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर किसी ने मुझे साइन थीटा की वैल्यू दी है, जस्ट 1 मिनट, किसी ने मुझे साइन थीटा की वैल्यू दी और साइन थीटा की वैल्यू उन्होंने दी 3/5, तो क्या इससे मैं ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ? हालांकि इस ट्रायंगल की मुझे 100% साइड पता नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल बना सकता हूँ। लेकिन ध्यान रखें, इस वैल्यू से सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू से हम लोग सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल ही बना सकते हैं। हाँ, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग परपेंडिकुलर निकाल के किसी भी ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखें कि 90 डिग्री एंगल वहां पे प्रेजेंट हो। तो साइन थीटा 3/5 मुझे दिया हुआ है, तो ये अपोजिट साइड लूंगा, ये हाइपोटेनियस लूंगा, तो अपोजिट साइड की वैल्यू मेरे पास आ गई 3, हाइपोटेनियस की वैल्यू मेरे पास आ गई 5। मैंने ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया। तो साइन थीटा मतलब ये मैं पहले थीटा मार्क करूंगा, तो थीटा की अपोजिट साइड तो मेरे पास ये आ गई, थीटा की अपोजिट साइड 5, हाइपोटेनियस मेरे पास आ गया 5, और मुझे ये x कैलकुलेट करना है जो कि एडजेसेंट साइड है। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम मुझे पता होगा कि इस साइड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16x, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4। तो मेरे पास ये ट्रायंगल तैयार होके रेडी है 3, 4, 5, और ये एंगल हो गया थीटा। फिजिक्स में वन ऑफ द फेमस ट्रायंगल्स में से आता है दोस्तों ये। और यहाँ पे अगर तुम लोग वैल्यू मेजर करो तो साइन थीटा की वैल्यू 3/5 कौन सा एंगल के लिए है, तो थीटा, उस केस में 37 होना चाहिए। ये वैल्यू तुम्हें याद रखनी है। तो एक बार तुम लोगों ने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो इसके बाद क्या है फिर, तो तुम्हारे पास ये ट्रायंगल प्रेजेंट रहेगा 37 एंगल वाला, तो ये मेरे पास 37। तो भी तुम्हारे पास डाउट आया होगा कि सर को 37 कैसे पता है, रट्टा मारा है मैंने। तो यहाँ पे है ये 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ये वैल्यू इतनी बार आ चुकी है ना कि हमको पता ही है कि वैल्यू 37 आ जाएगी। तो इससे हम लोग cos ऑफ 37 लिख सकते हैं। तो cos ऑफ 37 क्या होगा, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। tan ऑफ 37 हम लोग लिख सकते हैं, बोलो tan ऑफ 37 कितना होगा, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, और sin 37 हमें पता ही है, तो दैट विल बी इक्वल टू 3/5। तो ये sin 37 की वैल्यू हुई। वैसे ही हम लोग sin 53 का भी वैल्यू तुम्हें दे सकते हैं। तो इसका मतलब अगर किसी ने दिया मुझे sin थीटा इक्वल टू 4/5, तो उस केस में भी मैं ट्रायंगल बना सकता हूं ऐसे। तो यहाँ पे मेरे पास एंगल थीटा, थीटा के सामने वाली साइड 4 होनी चाहिए, अपोजिट साइड, क्योंकि साइन थीटा होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो ये मेरे पास आ गया 4, यहाँ पे हाइपोटेनियस आ गया 5, मुझे एडजेसेंट साइड कैलकुलेट करनी है x, तो x की वैल्यू मैं निकालूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो वैल्यू मेरे पास आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3, तो यहाँ पे मैं 3 वैल्यू रख दूंगा। और हमें पता है कि साइन थीटा 4/5 थीटा इक्वल टू 53 डिग्रीज के लिए है। फिजिक्स में कोई वैल्यू रिपीट हो ना हो, ये हमेशा हम लोग एंगल्स लेते हैं 37 और 53, तो ये पूरा रट्टा होना चाहिए तुम्हें, साइन 37 कॉस 37 साइन 53 कॉस 53, और ये वैल्यू हर जगह पे तुम्हें मिलेगी। एंड नॉर्मली फाइनल एग्जाम्स में ये वैल्यू तुम्हें नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये कॉमन ट्रायंगल की वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो साइन 53, इसका वैल्यू तुम्हारे पास 4/5 दिया है, कॉस 53 तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे, तो 53 वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 3/5, एडजेसेंट साइड यहाँ पे है, हाइपोटेनियस इधर, एंड tan ऑफ 53, देखो tan ऑफ 53 तुम लोग लिख सकते हो क्या, अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड 4 है,
एडजेसेंट साइड 3 है, तो tan ऑफ 53 का भी वैल्यू आ गया। sin थीटा cos थीटा और tan थीटा की वैल्यू दी गई हो तो उससे हम लोग ट्रायंगल भी बना सकते हैं। तो दोनों भी प्रॉब्लम फिजिक्स में वन ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम्स में से आते हैं। तो चलो अब कुछ वैल्यूज देखेंगे हम लोग, जो वैल्यूज तुम लोगों ने 10वीं से देखी हैं, और ये टेबल तुम्हें याद होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तुम लोग ये टेबल पूरा का पूरा बुक में लिख लो और इसका एप्लीकेशन और ग्राफ हम लोग इमीडिएटली देखेंगे। अब हम लोगों ने वैल्यूज निकालना सीख लिया है। अब 10th में जो तुम लोगों ने कॉमन वैल्यूज देखी थी, अभी फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने ये वैल्यू देखी होगी साइन की, तो साइन 0 की वैल्यू जो तुम लोगों ने देखी थी 0। तो ये जो टेबल है फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। जैसे कि साइन 0 की वैल्यू तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे 0, उसी के साथ तुम लोग साइन 30 की वैल्यू देख सकते हो हाफ, और 30 को हम लोग लिख सकते हैं π/6। तो 30 का रेडियन में कन्वर्जन होगा π/6। तो तुम्हें कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट रेडियन के कन्वर्जन भी याद रखने हैं। जैसे कि 30 डिग्रीज का अगर कन्वर्जन होगा मेरे पास होगा π/6, 45 डिग्रीज का मेरे पास कन्वर्जन होगा π/4 एंड 90 का कन्वर्जन मेरे पास होगा π/2। तो ये रेडियन के कन्वर्जन भी हमें याद रखने हैं। तो ये होने के बाद अगर तुम लोग यहाँ पे वैल्यू चेक करो तो तुम लोगों ने साइन 0 की वैल्यू देखी, साइन 30 की वैल्यू देखी, उसी के साथ अगर तुम लोग यहाँ पे देखो तो साइन 45 की भी वैल्यू तुम्हें मिलती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू मिलती है √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू मिल रही है 1। फिलहाल ये वैल्यूज तुम लोग कंसिडर मत करो, ये हाइयर वैल्यूज तुम लोग फिलहाल छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि इसको दूसरे किसी तरीके से कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी कॉस की वैल्यू तुम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, तो कॉस की वैल्यू अगर तुम लोग देखो तो कॉस 0 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है, कॉस 45 की वैल्यू साइन 45 की वैल्यू सेम ही है, एंड कॉस 60 की वैल्यू 1/2 एंड कॉस 90 की वैल्यू 0। तो ये बेसिक सी वैल्यूज हमारे पास काम की वैल्यूज हैं। इसी से हम लोग tan की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो tan की वैल्यू तुम लोग देख सकते हैं यहाँ पे tan की वैल्यू, तो tan 0 इज 0, tan 30 इज 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, और ये जो आता है नॉट डिफाइंड आता है 90 डिग्रीज के लिए। तो ये जो बेसिक टेबल है तुम्हें हमेशा ही याद रहना चाहिए, और इस टेबल का ही यूज हम लोग बहुत बार फिजिक्स में करते हैं, एंड स्केलर वेक्टर्स में नॉर्मली इस टेबल का बहुत ज़्यादा यूज होता है। उसी के साथ मैंने कुछ तुम्हें ये भी बताया था कि तुम्हें साइन 37 की भी वैल्यू याद रखनी है, साइन 37 की भी वैल्यू याद रखनी है, साइन 37 की वैल्यू 3/5, कॉस 37 की वैल्यू याद रखनी है 4/5 एंड tan 37 की वैल्यू याद रखनी है जो कि है 3/4। तो ये 37 डिग्रीज के लिए हो गया। सिमिलरली मैंने तुमको बताया था कि साइन 53 का भी वैल्यू ध्यान में रखो, वो कितना आएगा 4/5, कॉस ऑफ 53 का भी ध्यान में रखो, वो आ जाएगा 3/5 एंड tan ऑफ 53 का भी याद में रखो, वो आ जाएगा 4/3। तो ये कुछ बेसिक सी वैल्यूज है जो हमेशा फिजिक्स में लगती हैं, एंड ये ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन की ये जो वैल्यूज हैं हम लोग स्केलर वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स हो गए या नॉर्मल कैलकुलेशन हो गया उस जगह पे बहुत बार यूज़ करते हैं। स्पेशली ये नीचे वाली वैल्यू जो मैंने अभी लिखी है, ये 37 और 53 की वैल्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, इसे ध्यान में रखें। ट्रिग्नोमेट्रिक व्हॅल्यूज भरपूरशा ॲक्यूट अँगलच्या पाहिल्यानंतर, अरे ॲक्यूट अँगल तर माहिती आहे ना, ज्यामध्ये थीटाची व्हॅल्यू लेस दॅन 90 असते त्याला काय म्हणतो ॲक्यूट अँगल, आणि ऑब्ट्यूज अँगल म्हणजे ज्या ठिकाणी थीटाची व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन 90 असते त्याला म्हणतो आपण ऑब्ट्यूज अँगल। म्हणजे जो आपण मागे टेबल पाहिला होता त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं की फक्त 90 पर्यंतच्या व्हॅल्यू पहा, या इथपर्यंतच्या व्हॅल्यू पहा, 180च्या पुढच्या व्हॅल्यू पाहू नका, कारण त्या आपल्याला पाठ करायच्या नाही आहेत, त्या आपल्याला कॅल्क्युलेट करता आल्या पाहिजेत। आपण साइन थीटा कॉस थीटा आणि टॅन थीटाच्या व्हॅल्यूज ॲक्यूट अँगलसाठी पाहिल्या। ॲक्यूट अँगल म्हणजे कोणता की ज्याची व्हॅल्यू थीटा लेस दॅन 90 आहे त्याला आपण म्हणतो ॲक्यूट। ऑब्ट्यूज अँगल जर कन्सिडर केला तर तो ऑब्ट्यूज अँगल ग्रेटर दॅन 90 असतो। आणि ज्यावेळेस मी तुम्हाला व्हॅल्यूज सांगितल्या, व्हॅल्यूजचा टेबल मी तुम्हाला दाखवला होता, पहा हा, यामध्ये मी तुम्हाला 90 पर्यंतच व्हॅल्यू पाहायला सांगितल्या, त्याच्या पुढच्या व्हॅल्यू इथल्या पाहू नका म्हणून सांगितलं, कारण त्या व्हॅल्यू आपल्याला काढायला शिकायचे। सो आता आपली जी स्टेप असेल ती स्टेप असेल हाऊ टू फाइंड साइन थीटा कॉस थीटा फॉर लार्जर अँगल्स। सो अलाइड अँगल्स असं सुद्धा म्हणतात त्याला, किंवा लार्जर अँगल्स म्हणतात। सो लार्जर अँगल्स, सो सगळ्यात महत्त्वाचा आपल्याकडे डाऊट काय, हाऊ टू फाइंड व्हॅल्यूज ऑफ साइन
cos and tan for larger values, larger angle values. यांच्यासाठी आपल्याला कसं फाइंड आउट करता येईल ते आपण बघूया. मग याच्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाची जी पहिली स्टेप आहे जी मी तुम्हाला शिकवणार आहे आज, त्यामध्ये अँगल रिप्रेझेंटेशन. तुम्ही बेसिकली अँगलला कशा पद्धतीने रिप्रेझेंट करता याच्यावरतीच पूर्णपणे त्या व्हॅल्यूचं कॅल्क्युलेशन अवलंबून आहे. म्हणजे अँगलला कधीही तुम्हाला 90च्या मल्टिपलमध्ये लिहायचं आहे. 90च्या मल्टिपलमध्ये तुम्हाला अँगल लिहायचं आहे, परंतु ते लिहायची एक विशिष्ट पद्धत आहे. म्हणजे कशी? फॉर एक्झाम्पल मी सांगतो. आता समजा आपण एक्झाम्पल घेतलं 270. तर काय सर, 270ला आपण लिहू शकतो 90 × 3. व्हेरी गुड. 180. तर 180ला आपण आरामात लिहू शकतो 90 × 2. व्हेरी नाईस. सर 360. हो सर, 360ला सुद्धा आपण लिहू शकतो कसं? 90 × 4. सो बेसिकली या व्हॅल्यूज आपण आरामात लिहू शकतो कारण ते ॲक्च्युली मल्टिपल ऑफ 90 आहेत. पण जर मी तुला म्हणलं 300, आता 300 तर मल्टिपल ऑफ 90 नाही आहे, मग याला कसं लिहिता येईल? याला लिहायच्या दोन पद्धती आहेत. लक्ष दे. कोणत्या दोन पद्धती? तर सगळ्यात महत्त्वाच्या या दोन्ही पद्धती आहेत. त्या दोन्ही पद्धती मी तुला सांगणार आहे. एक आहे ॲडिशन आणि एक आहे सबस्ट्रॅक्शन. ॲडिशनच्या फॉर्ममध्ये लिहिणे किंवा सबस्ट्रॅक्शनच्या फॉर्ममध्ये लिहिणे म्हणजे कसं? बघ इकडे, लक्ष दे. आता माझ्याकडे 300 आहे ना, 300 आहे. मग या 300ला मी सगळ्यात हे पाहीन की 300च्या जवळचा 90चा कोणता मल्टिपल आहे सगळ्यात मोठा. 300च्या जवळचा 90चा मल्टिपल पण 300पेक्षा कमी. सो आपल्याला कसा फाइंड आउट करायचा आहे? 300च्या जवळचा 300च्या क्लोज, 300ची जास्तीत जास्त क्लोज आणि त्याची व्हॅल्यू 300पेक्षा कमी असावी. सो 300 से कम. सो 300च्या जास्तीत जास्त जवळचा पण त्याची व्हॅल्यू 300पेक्षा कमी पाहिजे. मग असा कोणता मल्टिपल आपल्याकडे अवेलेबल आहे? तर सरळ सरळ कळतं 270. सो म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला असं लिहिता येईल दिस इज 270 + 30. मग आता तुला कळालं की मी या मेथडला ॲडिशन मेथड असं का म्हणलंय? कारण इथे हा उरलेला अँगल ॲड होतोय. बरं, हा अँगल कसा असला पाहिजे? हा जो अँगल ॲड करणार आहेस तो अँगल ॲक्यूट असला पाहिजे. म्हणजे इथपर्यंत मल्टिपल फाइंड आउट करायचा, 90चा इथपर्यंत मल्टिपल फाइंड आउट करायचा जोपर्यंत आपल्याला पुढचा अँगल ॲक्यूट अँगल मिळणार नाही. मग याचं सही रिप्रेझेंटेशन कसं होईल? 270ला तू लिहू शकतो 90 × 3 आणि या ठिकाणी +30. गेलं का डोक्याच्या वरून? करेक्ट? हो, मला माहिती आहे. मी भरपूरसे एक्झाम्पल्स घेणार आहे, काळजी नसावी. पुढचं एक्झाम्पल पाहू. लक्ष दे. पुढचं एक्झाम्पल आहे मित्रा, कोणतं घेऊ? सपोज आपण कन्सिडर करूया 225. या अँगलला आपल्याला स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये लिहायचं आहे. आणि कशाच्या फॉर्ममध्ये लिहिणार आहे मी? पहिल्यांदा ॲडिशनच्या. लिहूया का मग? चल. 225च्या जवळचा तुला मल्टिपल फाइंड आउट करायचा आहे. 225च्या जवळचा पण 225पेक्षा कमी असलेला. मग 225च्या जवळचा कोणता मल्टिपल आहे? 270 आहे का? नाही, 270 त्याच्या पुढे गेला म्हणजे 180. म्हणजे 225ला इथे तुला घ्यायचा आहे 90चा मल्टिपल. ग्रेटेस्ट जास्तीत जास्त तू मल्टिपल कितीचा घेऊ शकतो? सो 90चा मल्टिपल आणि यामध्ये मग उरलेली व्हॅल्यू तुला ॲड करायची. या केसमध्ये उरलेली व्हॅल्यू येईल 45 बिकॉज 180 + 45 दॅट विल बी 225. क्लिअर? मग आता हे होईल. अच्छा, मग आता तू लिहिलास तर मग या अँगलला तुला कसं लिहिता येईल? 90ला तुला असं लिहिता येतं 2 × 90 + 45 आणि हे या 225चं करेक्ट रिप्रेझेंटेशन झालं. लक्षात आलं? डोंट वरी, आपण अजून एक्झाम्पल पाहणार आहे. आता या ठिकाणी मी तुला सांगतो कोणता एक्झाम्पल घेऊ? 210. हे बघ. आता 210च्या जवळचा 90चा मल्टिपल कुठला? 210पेक्षा कमी.
मग 91 जा 90, 92 जा 180, 93 जा 270, पण हे 210 दिलं आहे. म्हणजे या ठिकाणी आपण लिहित असताना याला असं लिहू शकतो 180 + 30. लक्षात आलं? आता या 180ला तू 90च्या मल्टिपलमध्ये लिहू शकतो, 90 × 2 आणि प्लस या ठिकाणी 30. हे बघायला हे मल्टिपलच्या फॉर्ममध्ये. म्हणजे 210ला तुला असं लिहायचं आहे. मग तू आता म्हणशील की मला पुढचा व्हॅल्यू लिहायचे, सपोज मला लिहायचे सर 390. ओके, मग 390 परत चेक करायचं. 390च्या सगळ्यात जवळ 90चा कुठला मल्टिपल आहे? तर 360. या ठिकाणी तू कसं लिहिणार? सर इट इज 360 + 30. करेक्ट? आणि या रिप्रेझेंटेशनमध्ये तू बघ, प्रत्येक वेळेस मी इथं ॲडिशन वापरले, त्यामुळे याला ॲडिशन मेथड असं सुद्धा म्हणतात. ठीक आहे? सो ॲडिशनच्या फॉर्ममध्ये मी लिहिलं. मग आता या 360ला परत आपल्याला रिप्रेझेंट करता येईल 90 × 4 + 30, म्हणजे हे स्टँडर्ड रिप्रेझेंटेशन झालं 360चं. म्हणजे आपण कुठलाही अँगल या केसमध्ये लिहित असताना कसा लिहितोय? 90चा हायेस्ट पॉसिबल मल्टिपल आणि या ठिकाणी प्लस कुठलाही ॲक्यूट अँगल, असं स्टँडर्ड मल्टिपल लिहितोय बघ. आणि मी तुला सांगत असताना याच्या 2 मेथड्स आहेत म्हणून सांगितलं होतं. कुठल्याही अँगलला एकतर तू ॲडिशनच्या फॉर्ममध्ये लिहू शकतो, नाहीतर तू सबस्ट्रॅक्शनच्या फॉर्ममध्ये लिहू शकतो. आता तू म्हणेल सर सबस्ट्रॅक्शनच्या फॉर्ममध्ये कसं लिहित आहे? हे बघ, आता तुला या ठिकाणी फाइंड आउट करायचं आहे सबस्ट्रॅक्शन. इकडं आपण काय केलं होतं? 300पेक्षा कमीचा मल्टिपल पाहिला होता. तिकडे पाहत असताना आपण 300पेक्षा जास्तचा मल्टिपल पाहणार. म्हणजे इकडच्या केसमध्ये जर मला लिहायचं असेल तर इकडच्या केसमध्ये मी लिहिताना कसं लिहील? हे बघ, लक्ष दे. 300च अँगल मला लिहायचं आहे ना, तर या 300 अँगलला मला लिहिता येईल मी 300ला मला लिहायचं आहे, तर 300 अँगलला मी लिहिताना कसं लिहील बघ, 360 मी असं करेन आणि यानंतर -60 असं सुद्धा लिहील. मग हे 360च का सिलेक्ट केलं? कारण 360 हा 90चा मल्टिपल आहे. मग आता तुम्ही म्हणाल सर 360च का बरं? तुम्ही 540 घ्या ना. 540मधून सबस्ट्रॅक्शन करता येईल ना भरपूरसा मोठा अँगल? नाही, कारण मी तुला सांगितलं होतं की ॲडिशन असो वा सबस्ट्रॅक्शन, या ठिकाणी येणारा अँगल कसा असला पाहिजे? ॲक्यूट अँगलच्या फॉर्ममध्ये तुला लिहायचं आहे. म्हणून त्या ठिकाणी 360च्या पुढचा तू घेऊ शकत नाहीस. सो त्यामुळे 300ला तुला लिहिताना कसं लिहावं लागेल? 300 = 360 - 60. क्लिअर? मग आता याला सुद्धा मला असं लिहिता येईल. म्हणजे हे पुढे कसं रिप्रेझेंटेशन होईल? 90 × 4 - 60. क्लिअर? चल, सपोज मला असं लिहायचं आहे 225. आत्ताच एक्झाम्पल पाहिलं होतं. 225ला आपण अशा पद्धतीने लिहिलं होतं 180 + 45, नाही का? तसं हे इकडच्या साईडला पाहिलं होतं आपण 180 + 45. पण आता इकडं पुढे लिहिताना आपण कसं लिहू? सर आपल्याला 225पेक्षा मोठा मल्टिपल पाहिजे. म्हणजे किती पाहिजे? 270 - 45. हे मी ॲडिशनच्या फॉर्ममध्ये लिहिलं इथे आणि हे मी सबस्ट्रॅक्शनच्या फॉर्ममध्ये लिहिलेलं आहे. मग सबस्ट्रॅक्शनच्या फॉर्ममध्ये असं, परंतु हे लक्षात घ्यायचं की इथे 90चा मल्टिपल आलाच पाहिजे आणि जेवढा जास्तीत जास्त पॉसिबल आहे तेवढा जास्तीत जास्त पॉसिबल मल्टिपल आला पाहिजे. म्हणून या ठिकाणी कसं होणार? 90 × 3 - 45. या ठिकाणी बघ, पुढचं एक्झाम्पल आपण कसं कन्सिडर केलं होतं? 210. 210 एक्झाम्पलला मी मागच्या केसमध्ये कसं लिहिलं होतं? 180 + 30 असं लिहिलं होतं. आणि याला लिहित असताना मी कसं लिहिलं होतं? 90 × 2 + 30. बरोबर ना? पण आता याच्या पुढच्या केसमध्ये आपल्याला लिहिताना कसं लिहिता येईल? आता हे ॲडिशनच्या फॉर्ममध्ये झालं कारण मी इथे ॲक्यूट अँगल ॲड केलेला आहे. पण आता मी सबस्ट्रॅक्शनच्या फॉर्ममध्ये लिहिणार आहे. मग सबस्ट्रॅक्शनच्या फॉर्ममध्ये लिहिताना मी कसं लिहिणार? 270 हायेस्ट 90चा मल्टिपल घेतला, त्याच्या पुढचा मल्टिपल घेतला -60. इथे आला हा ॲक्यूट अँगल. म्हणून ॲडिशनमध्ये घे किंवा सबस्ट्रॅक्शनमध्ये घे, तुला लिहित असताना पुढचा अँगल हा ॲक्यूट अँगल आणायचा आहे. क्लिअर? मग आता याचं रिप्रेझेंटेशन करेक्टली कसं होईल? 3 × 90 - 60. क्लिअर? आणि याला म्हणतात स्टँडर्ड वे ऑफ रिप्रेझेंटेशन ऑफ अँगल. कुठलाही अँगल तुला लिहायचा आहे, कितीही मोठा असो किंवा कितीही छोटा असो. अँगल लिहित असताना सगळ्यात अल्टिमेट गोष्ट काय आहे तुझ्याकडे? अँगल लिहिताना कुठलाही अँगल तुला असं लिहायचं आहे 90 × n, 90चा मल्टिपल. मग तू ॲडिशनच्या फॉर्ममध्ये लिही, नाहीतर सबस्ट्रॅक्शनच्या फॉर्ममध्ये लिही. इथं येताना तुझ्याकडे ॲक्यूट अँगलच पाहिजे.
म्हणजे या फॉर्ममध्ये जर तू एखाद्या अँगलचं रिप्रेझेंटेशन केलं तर या रिप्रेझेंटेशनला आपण स्टँडर्ड रिप्रेझेंटेशन ऑफ अँगल म्हणतो आणि याला आपण कॅल्क्युलेशनसाठी वापरू शकतो. क्लिअर? सो मोठ्या अँगलसाठी पहिल्यांदा स्टँडर्ड रिप्रेझेंटेशन करायचं. मग दुसरी स्टेप काय सांगतो, सेकंड स्टेप. चलो, सो पहिली स्टेप काय झाली, राईट इन स्टँडर्ड फॉर्म. अँगलला स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये लिहायचं पहिल्यांदा. आता सेकंड स्टेपमध्ये लिहित असताना तू काय करणार, तू एनची व्हॅल्यू फाइंड करणार. चेक एन. मग आता तुम्ही म्हणाल सर एन कुठं आलं, तू स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये जेव्हा लिहिलास त्यावेळेस इथे एन आले ना, मग त्या एनला चेक कर. एनला चेक कर म्हणजे काय करायचं, एन ऑड आहे का इवन आहे पाहायचं. एन जर इवन असेल तर त्या ठिकाणी कुठला चेंज होणार नाही, नो चेंज. म्हणजे याचा अर्थ काय, समजा जर तू साईनची व्हॅल्यू काढत असतील तर साईनची व्हॅल्यू साईन राहील, कॉसची व्हॅल्यू काढत असतील तर कॉसची व्हॅल्यू कॉसच राहील आणि टॅनची व्हॅल्यू काढत असतील तर टॅनची व्हॅल्यू टॅनच राहील. त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा चेंज होणार नाही. सो इफ एन इज इवन देयर विल बी नो चेंज. सो 90 का वहां पे अगर इवन मल्टीपल है तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर 90 का यहाँ पे ऑड मल्टीपल आ जाएगा, इफ एन इज ऑड, ऑड नंबर आ गया 1 3 5 ऐसा कुछ आ गया, तो अगर एन ऑड आया तो तुम्हें चेंज करना पड़ेगा साइन का कॉस में और कॉस का साइन में. सो 3 इंटू 90 अगर दिख रहा है तुम्हें, 5 इंटू 90 अगर दिख रहा है, इसका मतलब अगर एंगल का रिप्रेझेंटेशन हमारे पास है ना 90 इंटू एन प्लस और माइनस एक्यूट एंगलला आपण कन्सिडर करूया थीटा, है ना, ये एक्यूट एंगल आहे. म्हणजे कधीही लिहित असताना आपण अँगल हा लेस दॅन 90 घेणार आहे इथे थीटा. सो स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये कुठलाही अँगल लिहिला तर कुठलाही अँगल लिहिल्यानंतर हे चेक करायचं की हा जो एन आहे हा जर ऑड असेल, त्या केसमध्ये मी तुम्हाला सांगायलोय. मग ऑड असेल तर काय करणार, साईनचं कॉस, कॉसचं साईन, त्याचबरोबर टॅनचं कॉट, कॉटचं टॅन, कोसेक का सेक और सेक का कोसेक. तो ऑड रहने के बाद एन की वैल्यू अगर ऑड है तो रेशियो डेफिनेटली चेंज होता है, रेशियो की वैल्यू चेंज हो जाती है. यहां पे ऐसा हमें मिलेगा ऑड रहने के बाद, इवन रहने के बाद कुछ चेंज नहीं मिलेगा. डोंट वरी, मैं इसका पूरा समरी एक बार और एक्सप्लेन करूंगा. और लास्ट में जो थर्ड स्टेप है हमारी इंपॉर्टेंट है. थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, अप्लाई ASTC, ASTC रूल को अप्लाई करना है. नाउ व्हाट इज ASTC रूल. बहुत बार तुम लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस पे 4 क्वाड्रंट होते हैं, 4 क्वाड्रंट है. इथे ऑल पॉझिटिव्ह, इथे साइन पॉझिटिव्ह, इथे टॅन पॉझिटिव्ह आणि इथे कॉस पॉझिटिव्ह. इथं सर्व क्वांटिटी, सर्व ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज या ठिकाणी पॉझिटिव्ह येतील फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये. या ठिकाणी जर सेकंड क्वाड्रंट घेतला तर त्या ठिकाणी साइन आणि त्याचा रेसिप्रोकल म्हणजे कोसेक या ठिकाणी पॉझिटिव्ह येईल. हे व्हॅल्यू काढत असतील तर तेच पॉझिटिव्ह. कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये, सेकंड क्वाड्रंटमध्ये. म्हणजे तुला पाहावं लागेल की अँगल कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये आहे. कळालं. टॅन या क्वाड्रंटमध्ये असलास, थर्ड क्वाड्रंटमध्ये असलास तर थर्ड क्वाड्रंटमध्ये टॅन किंवा कॉट पॉझिटिव्ह आहे, बाकी सगळे निगेटिव्ह. अँड कॉसच्या ठिकाणी आपल्याला म्हणता येईल इथे फोर्थ क्वाड्रंट, फोर्थ क्वाड्रंटसाठी आपल्याला काय म्हणता येईल, कॉस किंवा सेक या ठिकाणी ते पॉझिटिव्ह येतील, बाकी सगळे त्या ठिकाणी निगेटिव्ह येतील. अशा पद्धतीनं हा रूल तुला अप्लाय करायचा आहे आणि हा रूल अप्लाय केल्याबरोबर तुझ्याकडे फायनल आन्सर येईल. सो आपल्याकडे मेजर आहेत 3 स्टेप्स. कोणकोणत्या 3 स्टेप्स आहेत चेक करू आपण. सबसे पहले क्या करो, रिप्रेझेंट इन स्टँडर्ड फॉर्म. सगळ्यात पहिली स्टेप काय करायचं, रिप्रेझेंट इन स्टँडर्ड फॉर्म. दुसरी स्टेप काय करायचं आहे, चेक एन. एन इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज. और अगर एन ऑड है तो रेशो चेंज होंगे. और रेशो कैसे चेंज होंगे,
हम लोगों ने बताया है साइन का होगा कॉस, कॉस का होगा साइन, टैन का होगा कॉट, कॉट का होगा टैन, कोसेक का होगा सेक और सेक का होगा कोसेक। इस तरह से चेंज करना है। एंड इसके बाद में तीसरी स्टेप में हमें ASTC रूल अप्लाई करना है। तो अगर एंगल पहले क्वाड्रेंट में है तो सभी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। और अगर एंगल दूसरे क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे सिर्फ साइन एंड कोसेक यहाँ पे पॉजिटिव लेना है। तीसरे क्वाड्रेंट में रहेगा तो यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव लेना है। और चौथे क्वाड्रेंट में रहेगा तो यहाँ पे कॉस एंड सेक पॉजिटिव लेना है, बाकी सब उस केस में निगेटिव लेना है। 3 स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सी? रिप्रेजेंट द एंगल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, बार बार बता रहा हूँ क्योंकि एक तो TDS भी है एंड थोड़ा कैलकुलेशन का प्रैक्टिस भी इसके लिए ज़्यादा चाहिए। तो रिप्रेजेंट द एंगल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, चेक n इवन है कि ऑड है। अगर n इवन है तो वैसा का वैसा रखें, ऑड है तो रेशियोज को चेंज करें एंड बाद में लास्ट में ASTC रूल अप्लाई करें। मैं बताता हूँ। अब देखो सर इसका पूरे का मतलब क्या है सर? कुछ समझा नहीं, बताता हूँ, ठीक है। चलो एग्जाम्पल से हमेशा क्लियर होता है, प्रॉब्लम से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। सपोज किसी ने तुम्हें पूछा साइन ऑफ 300 कितना। अब मुझे तुम लोग बताओ साइन ऑफ 300 वैल्यू, ये जो साइन ऑफ 300 वैल्यू है ये लार्जर वैल्यू है 90 से, है ना। तो इसका मतलब इसके लिए हमें हमारा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। दूसरी बात, ये जो 300 नंबर तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, ये 300 नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? नहीं। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, कैसे भी लिखो। एडिशन वाला लिखना है तुम्हें एडिशन लिखो, सब्सट्रैक्शन वाला लिखना है सब्सट्रैक्शन लिखो। तो हम लोग अभी एडिशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो एडिशन के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? तो साइन का साइन में वैसे के वैसे रखता हूँ और यहाँ पे ब्रैकेट में 300 को हम लोग लिख सकते हैं। तो 300 को हम लोग लिखेंगे 270 प्लस 30, है ना। तो हम लोगों ने प्रॉपर लिखा है, एडिशन करके चेक करो 300 आता है, बराबर है। तो मैंने ये जो आगे का एंगल है, ये आगे का एंगल एक्यूट लेना है, ये मुझे याद है। जब तक वो एंगल एक्यूट नहीं आता तब तक मैं यहाँ पे ज़्यादा मल्टीपल लूँगा। अभी 270 के आगे मैं मल्टीपल नहीं ले सकता एडिशन के केस में। तो यहाँ पे अब मेरे पास साइन की वैल्यू आ गई, साइन यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 × 90 प्लस 30, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे इस नंबर पे फोकस करूंगा क्योंकि ये n है। हम लोगों ने इस नंबर को कैसे लिखा है? 990, यहाँ पे n × 90 प्लस सम एंगल थीटा, बराबर। तो यहाँ पे ये 90 तो सेम ही है, तो हम लोग अभी n की वैल्यू चेक करेंगे। तो हमारी पहली स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हुई है। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने एंगल की वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लोगों ने एंगल की वैल्यू लिखी है तो इस केस में हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन आया है। n की वैल्यू इस केस में 3 आई है। तो अब हम लोग सेकेंड स्टेप कंसिडर करेंगे, चेक n। अब चेक करो n को, n इवन है कि ऑड है? n की वैल्यू तो 3 है सर, और अगर n की वैल्यू 3 है इसका मतलब n ऑड है, और अगर ऑड है तो साइन ये रेशो हमारे पास 3 × 90 प्लस 30 है ना, तो ये साइन ये रेशो चेंज होके कॉस बनेगा, बराबर। तो इस n की वजह से, इस 3 की वजह से, इस n की वजह से हम लोगों ने ये साइन का वैल्यू चेंज किया है, साइन का कॉस में रिप्रेजेंटेशन किया है। अब साइन का कॉस करने के बाद ये पूरा मल्टीपल तुम लोग उड़ा सकते हो। तो सगळा अँगल काढून टाकायचा, 90चा किती का मोठा अँगल असत नाही, पूर्णपणे काढून टाकायचा। आणि यानंतर इथे लिहायचं मित्रांनो, हा उरलेला ॲक्यूट अँगल आणि हा उरलेला ॲक्यूट अँगल आपल्याकडे आहे 30। ही सेकंड स्टेप झाली। फर्स्ट स्टेप देखो, चेक करो, 300 को मैंने कैसे लिखा? 270 प्लस 30, बराबर। उसको मैंने लिखा 3 × 90 प्लस 30। फिर मैंने 3 इस नंबर को n कंसिडर किया, 90 का मल्टीपल है तो वो n हो गया। अब n को मैंने चेक किया कि बाबा n इवन है कि ऑड है, तो n मेरे पास ऑड आया। और अगर n ऑड आया तो मैंने चेक किया कि अरे n की वैल्यू ऑड है, इसका मतलब साइन चेंज होगा। तो साइन का चेंज क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। अब 90 का मल्टीपल मैंने पूरा हटा दिया, अब 30 को मैंने वैसे के वैसे लिखा। अब इसी केस में मैं ASTC रूल अप्लाई करूंगा। अब ध्यान देना, ये ASTC रूल अप्लाई करते हो तो बहुत से जन कंफ्यूजन में आते कि क्या अप्लाई कर रहे हैं ये पता नहीं। मुझे बताओ,
तुम लोग किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो, साइन की कॉस की? साइन की। तुम्हारा पहला फंक्शन जो है ये साइन फंक्शन है, इस साइन की वैल्यू तुम लोग कैलकुलेट कर रहे हो। कॉस तो बाद में आया हुआ है, पहले साइन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो। तो साइन की वैल्यू जब कैलकुलेट कर रहे हो तो यहाँ पे चेक करो ए एस टी सी। सबसे पहले चेक करो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। तो कितनी बार 90 आया हुआ है ना? 3 है ना यहाँ पे, 3 इंटू 90 बराबर। और अगर 3 इंटू 90 है तो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन हम लोग ने ऐसा किया था, देखो 3 इंटू 90 प्लस 30, तो 3 बार 90 चाहिए। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे 3 बार 90 लेंगे। चलो यहाँ से पहला हो गया ये 90, यहाँ पे दूसरा हो गया ये 90, यहाँ पे तीसरा हो गया ये 90। तो 190, 290, 390, तो 390 हो गए कंप्लीट। ये हो गया एंड प्लस 30, इसका मतलब हम लोग और प्लस 30 मतलब हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और अगर हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उस केस में क्या पॉजिटिव होना चाहिए? कॉस। तो आंसर पॉजिटिव आएगा। नहीं, क्योंकि तुम लोग किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो? मैं तब से तो बोल रहा हूं तुम्हें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, साइन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो। कॉस तो बाद में तुम लोगों ने चेंज करके लाया हुआ है। तुम लोग वैल्यू साइन की फाइंड आउट कर रहे हो बेटा, तो साइन की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो तो साइन इस केस में कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव की निगेटिव? पहले कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है तुमको? देते वक्त प्रॉब्लम में क्या दिया है? साइन 300 की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला है ना। और अगर साइन 300 की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला है तो तुम लोग साइन की वैल्यू प्राइमरी कैलकुलेट कर रहे हो। तो साइन की वैल्यू इस केस में फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहेगी? निगेटिव। इसलिए यहां पे तुम्हें माइनस अप्लाई करना है। समझ रहा है ना? मैंने इतना बड़ा माइनस दिखाया, देखो मैं इसको एरो भी दिखा रहा हूं। और तो कन्फ्युजन में मत जाना। हा जो कॉस आला आहे हा कॉस कशामुळे आला आहे? रेशो चेंज झाल्यामुळे आला आहे। त्याची व्हॅल्यू आपण काढत नव्हतो, आपण कुणाची व्हॅल्यू काढायलोय? साईनची व्हॅल्यू काढायलोय। मग साईनची व्हॅल्यू फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये निगेटिव्ह असणार, त्यामुळे मायनस। त्यामुळे इथे तुम्हाला असं लिहिता येईल साइन ऑफ 300 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस ऑफ 30। कॉस यहां पे जो आया हुआ है ये 90 का ऑड मल्टीपल होने की वजह से आया हुआ है, और ये जो माइनस साइन आया हुआ है ये फोर्थ क्वाड्रेंट का माइनस साइन है, और ये इस साइन फंक्शन की वजह से आया हुआ है। अब cos 30 की वैल्यू तो हम लोग जानते हैं, तो रख दो यहाँ पे वैल्यू। 2 मिनट में आंसर आएगा माइनस ऑफ √3 डिवाइडेड बाई 2। अरे बाप रे, दिमाग के ऊपर से गया। तो सपोज अगर किसी ने बोला कि मुझे cos ऑफ 225 कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? cos ऑफ 225। अब cos ऑफ 225 कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे? एंगल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब 90 के मल्टीपल में। तो cos 90 इंटू 2। अच्छा, डायरेक्टली नहीं लिखूँ क्या? ठीक, ऐसा लिखता हूँ 180 प्लस 45। ठीक है, मतलब 225। ठीक है, अब cos को मैं ऐसा लिखता हूँ 2 इंटू 90 प्लस 45। आई थिंक अभी तुम्हें समझा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा कैसा है सर? हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है n इंटू 90 प्लस और माइनस थीटा। लेकिन थीटा कौन सा एंगल होना चाहिए? एक्यूट एंगल होना चाहिए। यहाँ पे आया क्या वैसे? ठीक है। चलो सेकेंड स्टेप हमारी क्या होगी? चेक n। n को चेक करो, देखो n की वैल्यू कितनी आ गई? 2। n की वैल्यू 2 है तो इवन है कि ऑड है? इवन। और इवन के केस में रेशो चेंज होगा क्या? नहीं। तो कॉस का वैल्यू आ जाएगा कॉस। और अब ये पूरा का पूरा एंगल तुम लोग हटा सकते हैं, तो इसको पूरा हटा सकते हैं तुम लोग, क्योंकि तुम लोगों ने इवन है कि ऑड आइडेंटिफाई करके कॉस की वैल्यू रखी। अब तुम्हें सिर्फ ये 45 की वैल्यू यहाँ पे लेनी है, तो ये कॉस ऑफ 45 आ जाएगा। क्लियर? चलो बढ़िया। अब क्वाड्रेंट चेक करना है, तीसरा पार्ट अभी बाकी है, जंप मत करना। ASTC अप्लाई करना बाकी है, तो चलो चेक करेंगे। ASTC एंगल हमारा कैसा है? तो एंगल हम लोगों ने ऐसा लिखा है, इसे इधर ही लिख देता हूं 90 इंटू 2 प्लस 45। तो 2 90 है इसमें, तो पहला 90 यहाँ पे, दूसरा 90 यहाँ पे, एंड प्लस 45 मतलब यहाँ पे। तो हम लोग तीसरे क्वाड्रेंट में चले गए। 90
90 प्लस 45, तो तीसरे क्वाड्रेंट में चले गए। तो तीसरे क्वाड्रेंट में जाने के बाद तो वहाँ पे तो tan पॉजिटिव आता है सर। हम लोग किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? कॉस की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो कॉस की वैल्यू मतलब ये वाला कॉस देखना है कि जिसकी वैल्यू निकालना है वो वाला कॉस देखना है। आया हुआ रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हुआ, उसको नहीं देखना है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पहले था उसे देखना है। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे हमारे पास कॉस था, तो कॉस की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो बोलो कॉस की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू कैसी होगी? निगेटिव। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो हमारा आंसर रहेगा, इधर मैं लिखता हूं, कॉस ऑफ 225 इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस ऑफ 45, एंड माइनस ऑफ कॉस ऑफ 45 तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनस कॉस ऑफ 45 1/√2, इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। चलो अब और एग्जांपल देखेंगे। अब मुझे चाहिए साइन ऑफ 120। कैसे कैलकुलेट करें साइन ऑफ 120? पहली स्टेप एसटीडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। चलो साइन स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे सर? 90 प्लस 30। ठीक है, इसको मैं दो मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूं। यहां पे मैंने एडिशन के फॉर्म में लिखा है, मैं सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख के सॉल्व करके दिखाता हूं। ठीक है ना, चलो आ जाओ। साइन 90 प्लस 30, या इसको तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, साइन 1 इंटू 90 प्लस 30। हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा है? n इंटू 90 प्लस या माइनस कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। आ गया क्या? ठीक है। अब दूसरा स्टेप, सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या होगा? चेक करो। किसको चेक करो? n की वैल्यू चेक करो भाई साहब। बोलो n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू तुम लोग बोल सकते हैं, हाँ कितना है n की वैल्यू? तो यहाँ पे तुम लोग चेक कर सकते हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1। तो ऑड मल्टीपल है, और अगर n की वैल्यू ऑड है तो तुम्हारे पास रेशियो चेंज होना चाहिए। तो साइन का रेशियो किस में जाता है? कॉस में। तो यहाँ पे साइन का बनेगा कॉस। ठीक है, इसको और अच्छे से डिटेल में लिखता हूं। तो हमारे पास एंगल पे ऐसा प्रेजेंट है, साइन 1 इंटू 90 प्लस 30। मैंने n की वैल्यू चेक की, तो अब हम लोग इसको कॉस के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कॉस इन ब्रैकेट, ये सब मैं उड़ा देने वाला हूँ अभी, क्योंकि मैंने 90 के मल्टीपल का जो भी इफेक्ट था वो ले लिया, और मैं अब सिर्फ एक्यूट एंगल लिखूंगा 30, और मेरा काम खत्म। काम खत्म हुआ क्या? नहीं, अभी क्या अप्लाई करना बाकी है? ASTC। ASTC किसको अप्लाई करना है? इस ऊपर वाले साइन को। ये जो कॉस आया हुआ है वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ओरिजिनल तुम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे थे? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ASTC अप्लाई करेंगे, ASTC। तो यहाँ पे चेक करो क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल है 1 इंटू 90 प्लस 30, सो 90 प्लस 30 है ना। सो 90 यहाँ पे कंप्लीट हुआ, देखो यहाँ से यहाँ तक 90 कंप्लीट हुआ, प्लस 30 इसका मतलब यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में हम लोग गए, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग गए। अब हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में गए तो उस केस में साइन की वैल्यू पॉजिटिव की नेगेटिव? साइन की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, और ये कॉस यहाँ पे लिख सकते हो तुम लोग, कॉस ऑफ 30। तो समरी में मैं कैसे लिख सकता हूँ सर? साइन ऑफ 120 को आप लिख सकते हो सर प्लस कॉस ऑफ 30। अब कॉस ऑफ 30 का वैल्यू कितना है? √3 डिवाइडेड बाय 2। इसका दूसरा मेथड मैंने जो बताया था, कैसे तुम साइन 120 को ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 120। साइन 120 को कैसे लिखोगे सर? साइन 120 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 60। अब ये तो मैंने माइनस के फॉर्म में लिखा। तो नॉर्मली बच्चा क्या कंसिडर करता है कि आपने मेथड बदली तो वैल्यू बदल जाएगी। नहीं नहीं नहीं, वैल्यू नहीं बदलती, चेक करो। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, है ना। तो साइन यहाँ पे लिखो 2 इंटू 90 माइनस 60, ठीक है ना, इक्वल टू। अब स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आने के बाद हमें चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करें? मल्टीपल। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा है? n इंटू 90 माइनस 60, या ऐसा है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म, प्लस और माइनस एक्यूट एंगल। तो n की वैल्यू चेक करो भाई साहब, n की वैल्यू कितनी है? 2। तो n इवन है, और अगर n इवन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा क्या? नहीं। तो साइन का वैल्यू वैसा का वैसा रहेगा, साइन।
अब ये जो इफेक्ट आया हुआ है ये 90 के मल्टीपल से, ये पूरा का पूरा मैं एंगल निकाल दूंगा, ये माइनस माइनस भी सब निकाल दूंगा, यहाँ पे सिर्फ एक्यूट एंगल बचेगा 60। ठीक, अच्छा अब क्या करेंगे, ASTC अप्लाई करेंगे। बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ ASTC अप्लाई करेंगे। ASTC एंगल कैसा है, 2 × 90 - 60, ठीक है ना। तो एक 90 गया, दूसरा 90 गया, है ना। 2 × 90 190 290 -60 माइनस है एंगल, तो इसका मतलब हम लोग इसी क्वाड्रेंट में आ गए वापस। 180 में से 60 माइनस किया तो उसी क्वाड्रेंट में वापस आए, तो इसका मतलब ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू, ऊपर वाले साइन की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे प्लस आएगा, तो इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। तो हमारे पास समरी क्या आ जाएगी, साइन ऑफ 120 को आप लिख सकते हो प्लस साइन ऑफ 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2। आई थिंक वही आंसर हमारा पिछले केस में भी आया था। सपोज तुम्हें कैलकुलेट करनी है कॉस ऑफ 150 की वैल्यू, तो कॉस ऑफ 150 की वैल्यू क्या करोगे सर, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे कॉस। चलो आ जाओ, कैसे एडिशन में लिखोगे, सब्सट्रैक्शन में, चलो सब्सट्रैक्शन में लिख देते हैं। 180 - 30, इसका मतलब यहाँ पे लिखूंगा कॉस 2 × 90 - 30। बढ़िया, चलो अब चेक करेंगे हमारा n × 90 प्लस और माइनस एक्यूट एंगल, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, बराबर n की वैल्यू हमारे पास कितनी 2, मतलब इवन आया कि ऑड, इवन आया तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वही रहेगा कि चेंज होगा, वही रहेगा, तो कॉस का कॉस ही रहेगा। और यहाँ पे ये सब निकाल के सिर्फ एक्यूट एंगल लेना है 30, फिर बाद में ASTC अप्लाई करना है। अब ASTC क्या है, 2 × 90, तो हमारे पास पहला बार 90 लिया यहाँ से यहाँ तक, दूसरी बार 90 लिया यहाँ से यहाँ तक, 2 × 90, तो पहला 90 दूसरा 90, माइनस एंगल माइनस है ना इधर, -30 मतलब हम लोग इस सेकंड क्वाड्रेंट में आए। और सेकंड क्वाड्रेंट के केस में क्या होगा सर, सेकंड क्वाड्रेंट के केस में साइन पॉजिटिव रहेगा, लेकिन हम लोग कॉस की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ये वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं अपन कॉस की। जो वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तुमको पहले दिया है उसके बारे में तुम्हें सोचना है। तो ये वैल्यू तुम लोग अगर देखोगे तो यहाँ पे तुम लोग इसकी वैल्यू लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से माइनस आ गया, तो हमारे पास आ जाएगा ये वैल्यू माइनस। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि समरी में कॉस ऑफ 150 अगर आपको लिखना है सर, इक्वल टू दैट इज माइनस कॉस ऑफ 30। अब माइनस है वैल्यू, सो माइनस कॉस 30 की वैल्यू √3/2, और ये तुम्हारा आंसर रहेगा। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। बहुत प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों हम लोग। तो इस केस में हमारे पास कैसा है, साइन ऑफ, क्या बताऊं अभी, साइन नहीं कॉस का बताता हूँ, कॉस 120 फाइंड आउट करना है। इस केस में मैं एडिशन के फॉर्म में लिखूंगा, तो कैसे लिखूंगा, कॉस में कैसे लिखूंगा 90 + 30। तुम्हें कैलकुलेट करना है तो स्क्रीन को पॉज करके कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलो इसको चेक करें। तो ये कॉस है सर 1 × 90 + 30, तो ये हमारे पास आ गया सर। अच्छा अब इसको चेक करो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलता है, n × 90 प्लस और माइनस एक्यूट एंगल। सो n की वैल्यू हमारे पास 1, ऑड आ गई भाई साहब, ऑड आ गई तो कॉस चेंज होगा, साइन बनेगा। तो यहाँ पे इस कॉस को चेंज करना है और साइन लेना है, बात खत्म। ये 1 × 90 को पूरा उड़ा दो और एक्यूट एंगल यहाँ पे रखो। अब ASTC चेक करो, ASTC फास्ट तो नहीं हो रहा है, पॉज करके देखो, स्टेप्स क्लियर है ना। सबसे पहले एंगल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है यहाँ तक, बाद में n की वैल्यू चेक करी, भाई साहब n की वैल्यू क्या है, ऑड है तो कॉस का साइन होगा। अब चेक करेंगे 90 + 30, तो यहाँ से यहाँ तक 90 + 30, इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में आ गए हम लोग। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए तो साइन पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन हम लोग तो कॉस की वैल्यू निकाल रहे हैं। किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, मैं यही बोल रहा हूँ, ऊपर देखो किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या दिया है, ओरिजिनल प्रॉब्लम में तुम लोग किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो, तो कॉस की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो। और अगर कॉस की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो तो यहाँ पे तुम लोग लिखोगे सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा माइनस, तो इसका मतलब समरी में लिखेंगे कॉस ऑफ 120, इसी का वैल्यू होता है माइनस साइन ऑफ 30 -1/2। डन।
तो ये सभी वैल्यूज़ मेरे हिसाब से तुमको कैलकुलेट करने को आ गई होंगी। तो मैं तुम्हें कुछ होमवर्क देना चाहता हूँ। होमवर्क के केस में तुम लोगों के पास तो बेसिक टेबल होगा। बेसिक टेबल मतलब क्या होगा, थीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 30 है, 45, 60 और 90, इसको बोलते हैं हम लोग बेसिक टेबल। एक्यूट एंगल का टेबल है ये। तो इसकी सभी वैल्यूज तुम्हें पता होगी, साइन, कॉस और टैन, ये तुम लोगों ने लिखा होगा। लेकिन मुझे इसके आगे का टेबल चाहिए। आगे का टेबल इसका मतलब कैसा, तुम्हें एक टेबल बनाना है। कैसे, तो यहाँ पे मैं थीटा की वैल्यू दूंगा, देखो 120, 135, 150 और यहाँ पे 180। ठीक है, तो ये 4 वैल्यूज मैंने दी है तुम्हें। सो इसका मैं टेबल बनाता हूँ ऐसे, ये 4 वैल्यूज दी है तुम्हें और तुम्हें यही टेबल बनाना है। अब यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले ऊपर लेना है, साइन की वैल्यूज निकालनी है तुम्हें, फिर कॉस की वैल्यूज निकालनी है और टैन की वैल्यूज निकालनी है। और इस सभी टेबल में यहाँ पे ये सभी वैल्यूज लिखनी है और ये टेबल कंप्लीट करना है। ठीक है, और टेबल कंप्लीट करके मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करो। देखते तो हैं कि तुम लोग कैसे प्रैक्टिस करते हो। और अगर इसमें कुछ डाउट है तो भी मुझे व्हाट्सएप करो। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका रिवीजन लूँगा और इसके रिवीजन लेने के बाद ही मैं स्केलर वेक्टर को फुल फ्लेज्ड चालू करूँगा। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।